हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 12th की बुक जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर फर्स्ट जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटीज को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी बिल्कुल एनसीईआरटी की और आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। बस वीडियो को एंड तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, बीच में अगर वीडियो छोड़ देते हो आप तो कुछ समझ नहीं आता। जिसको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं वो हमेशा अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर ज़रूर करता है। ठीक है, तो अपने चैप्टर पे आते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अब आप जैसे बिल्कुल न्यू हो तो आपको नहीं पता ये बाइपोलैरिटी क्या है, क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो रहा था, कैसे हो रहा था। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक चैप्टर को ओवरव्यू लेंगे जिससे आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइपोलैरिटी है क्या। ठीक है, तो देखो, बाइपोलैरिटी क्या था कि अगर हम बात करें 1920s के बाद में, ठीक है, या अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो जो हमारा वर्ल्ड था ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वो कोई ऐसे डिवाइड नहीं हुआ था कि हिस्से करके डिवाइड कर दिया, वो एक इमेजिनरी डिवीजन था। ठीक है, वर्ल्ड का वहाँ पे कंट्रीज यूएसए और यूएसएसआर में हमारा वर्ल्ड जो डिवाइड था उसको बाइपोलैरिटी कहा जाता है, मतलब दो पोल्स पे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ना 5-6 मिनट की वीडियो भी बना रखी है, आप उसको समझ लोगे तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे यूएसए था और यूएसएसआर था। अब ये दो कंट्रीज नहीं है, इन्होंने ना अपना पैक्ट बना रखा था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी। ये दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। ठीक है, तो जो ये यूएसएसआर वाली साइड थी ना, ये सोशलिज्म क्या है कि सब कुछ गवर्नमेंट का होना चाहिए, सब लोगों का इक्वल हिस्सा होना चाहिए, ये उस वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, कम्युनिस्ट थे। और यहाँ पे ये जो है ये प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, कैपिटलिज्म को। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इज कैपिटलिज्म, मतलब प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, जैसे लोगों को खाना कमाना है वो वैसे कर सकते थे। वहीं पे जो हमारी इंडिया है उसने चूज़ किया था नैम को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, जहाँ पे वो इन दोनों ही कंट्रीज में से किसी का भी पार्ट नहीं बनी थी। पता है क्या हुआ था कि कंट्रीज जब डिवाइड हुई थी तो बहुत सारी कंट्रीज जो है इनका पार्ट बनने लग रही थी। जैसे यूएसएसआर जो है वो 15 कंट्रीज का एक पार्ट था, उसको यूएसएसआर बोला जाता है। ठीक है, पर इंडिया ने कोई सी भी आइडियोलॉजी को जो है फॉलो नहीं किया था, क्योंकि इंडिया अपने आप को न्यूट्रल मानती थी। है ना, आपने देखा ना हमारे में दोनों चीज़ चलती है, प्राइवेटाइजेशन भी चलता है और गवर्नमेंट की ऑनरशिप भी चलती है। तो ये आपका यूएसएसआर और यूएसए था, ये बाइपोलैरिटी थी कि दो पोल्स पे डिवीजन हो जाना। तो कोल्ड वॉर इसका नाम इसलिए है कि इस टाइम पे ना कोई ऐसे वेपन से वॉर नहीं हुई थी, पर सब ना अपना दबदबा दिखाने में लगे हुए थे कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये दोनों होड़ा मोड़ थे और इनके साथ में जो कंट्रीज थी वो भी ऐसा ही करती थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या आउटलाइंस दी हुई है और उस हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बाइपोलैरिटी सबसे पहले टॉपिक को कवर करती है, आपके कोल्ड वॉर के टॉपिक को। ठीक है, तो कोल्ड वॉर है क्या, मैंने आपको बताया जहाँ पे वेपन से वॉर नहीं होती, दैट इज योर कोल्ड वॉर। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, उसके बारे में बताया कि कम्युनिज्म कौन सी आइडियोलॉजी होती है। सॉरी, यहाँ पे कैपिटलिज्म आएगा, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। दिस इज कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाज का भला करना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है, और कैपिटलिज्म जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। सोशलिज्म में कौन चलता था, आपका यूएसएसआर, और कैपिटलिज्म में कौन चलता था, यूएसए। ये ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पे साइन तो ये कैपिटलिज्म वाला बना रखा है, तो अच्छा सॉरी, ये ब्रेकअप है यूएसएसआर का। ये वाली इमेज जो है यहाँ पे ये पूरा ही यूएसएसआर था। और आपके चैप्टर में लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में क्या, चैप्टर का नाम ही है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो बाइपोलैरिटी में क्या होता है, यूएसएस का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसे नहीं टूटता टुकड़ों में, जो कंट्रीज थी वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा ही यूएसएसआर था आपका, यूएसए ये है हम जिसकी बात करें, ये यूएसए और ये यूएसएसआर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सोवियत सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
अब जो ये यूएसएसआर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सोवियत सिस्टम का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये सोवियत सिस्टम है क्या, कैसे था, क्या है क्या नहीं है। तो देखो एक चीज़ देखो कि जब ये कंट्रीज आपस में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को आगे आगे बढ़ावा देने में लगी थी, तो बहुत सी कंट्रीज ने जो है का सपोर्ट किया था। जिसको लगता था हमारे लिए कैपिटलिज्म ज़्यादा फेवरेबल है, वो जाके यूएसए में मिल जाती थी, और जिसको लगता था कि हमें जो है सोशलिज्म में जाना है, ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो यूएसएसआर में मिल जाते थे। वैसे ही एक कंट्री है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बारे में सबको पता होगा। तो जर्मनी में क्या था, जर्मनी के अंदर दो तरह के लोग थे। जो इधर वाली जर्मनी थी, उसकी आइडियोलॉजी थी कि वो यूएसएसआर को फॉलो करेंगे, और इधर वाली सोचती थी कि हम यूएसए को फॉलो करेंगे। तो जर्मनी में इस आइडियोलॉजी का इतना इन्फ्लुएंस था कि लोगों ने ना ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के अंदर, बर्लिन एक जगह है जर्मनी में, ठीक है, तो बर्लिन के अंदर जो है एक वॉल खड़ी कर दी थी, जिसको कहा जाता है बर्लिन वॉल। ठीक है, तो ये दिखाती थी, सेपरेट करती थी ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटीज क्या है सोवियत सिस्टम की, कि क्या क्वालिटीज थी, किस वजह से सोवियत सिस्टम जो है इतना अच्छा चल रहा था। उसके बाद अगर इतना अच्छा चल ही रहा था, तो क्या क्या उसमें दिक्कत आई, किस वजह से वो बेकार हो गया। ठीक है, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गई गवर्नमेंट, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फिर जो गॉर्बेचेव वहाँ का जनरल सेक्रेटरी था, उसको क्यों ब्लेम किया जाता है डिसइंटीग्रेशन के लिए। डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस के बाद शॉक थेरेपी जो क्या थी, शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वर्ल्ड में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स किन किन कंट्रीज के बीच में चल रही थी, और इंडिया के साथ में पोस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, बने रहना वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर बताया हुआ है बर्लिन वॉल के बारे में। ठीक है, बर्लिन वॉल क्या था कि 1989 में इसको तोड़ दिया था, जो मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे बनी थी, ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, एक आइडियोलॉजी जो ईस्ट बर्लिन थी वो तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, सोशलिज्म वाली, और वेस्ट बर्लिन यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, कैपिटलिज्म वाली। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है कि जो लोग हैं उनमें इतनी ज़्यादा इसको लेके मतलब हेट फैल जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो ये सेपरेशन था, ये जो वॉल थी, इसको ही तोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस सिस्टम को लेके, क्यों होते हैं, कैसा सिस्टम था, वो सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये मत सोच लेना क्यों तोड़ दी, क्या कर दी। पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1989 में बर्लिन वॉल को तोड़ा गया था, और इसी के बाद से जो है डिसइंटीग्रेशन के लिए जो आवाज़ें उठनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो बनी कब थी? 1961 के अंदर बनी थी। ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करनी थी। 150 किलोमीटर लंबी ये वॉल थी। 28 ईयर्स तक जो है ये वॉल बीच में सेपरेशन के लिए खड़ी रही थी। 9th ऑफ नवंबर 1989 को इस वॉल को तोड़ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम की, कि एक्चुअली में हमारा सोवियत सिस्टम क्या था, फिर हम इसकी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, फिर क्या दिक्कत आई वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सोवियत सिस्टम था उसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर हमारा बना कब था? ये बना था तब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होती है 1917 के अंदर। जब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होती है, उसके बाद जो आइडिया है सोशलिज्म का आइडिया निकल के आता है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लोगों का ही भला हो, बस गवर्नमेंट हो वो लोगों को रूल करेगी, और वहां पे सब कुछ लोगों का ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, कोई ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करे बैठा, सबके पास सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, ये होती है समाज सेवा, ये सब कुछ होगा। उसके बाद तब यूएसएसआर को फॉर्म करने लगे एक कम्युनिज्म वाली, सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी पे। तो ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेम्प्ट था कि बिल्कुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अच्छे से बैन कर दिया जाए। ठीक है, और एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो इक्वालिटी पे हो। इक्वालिटी कैसे? कि सबके पास इक्वल रिसोर्स हो। अब भी हम देखते हैं जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर पाता है ना, ये चीज़ आप भी देखते हो। पर वहाँ पे ऐसा था कि सबके रिसोर्सेज ही सेम होंगे, तो इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी, है ना। अब जो सोवियत सिस्टम था
उसके अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो सब कुछ रूल करती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी, वही सब कुछ मेंटेन करती थी, सब कुछ देखना भालना। एक एक ही पार्टी जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी, वही सब देखती थी, ठीक है। कोई अपोजिशन अलाउड नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमी थी वो प्लान्ड और कंट्रोल थी स्टेट से, मतलब जो कुछ भी इकोनॉमी के अंदर होता था, स्टेप लिए जाते थे, वो सब स्टेट देखता था। लोगों के पास क्या होना चाहिए, कितने रिसोर्स होने चाहिए, कितने घंटे काम करेंगे, कितनी वेजेस मिलेगी, सब कुछ टोटली इकोनॉमी के अंदर डिसाइड करती थी ये कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब स्टेट। स्टेट में आपका आता है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस टाइम पे ये यूएसएसआर बन गया था कुछ कंट्रीज के साथ। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, तो ईस्ट की जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको भी इनका आइडिया अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो उन कंट्रीज ने आके भी जो है यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको, जो ये हमारा यहाँ पे हमारा यूएसएसआर है, सॉरी यूएसए है, और ये हमारा यूएसएसआर है। तो जो ये यूएसएसआर वाला था, इसको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड, और यूएसए को कहा जाता था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। और इन्होंने तो अपना नेटो बनाया हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो एक साथ आई है तो वही कोई पैक्ट वैक्ट करके तो आई होंगी ना, तो इन्होंने अपना एक बनाया था वॉर्सो पैक्ट, एक मिलिट्री अलायंस था, जिसकी वजह से ये सब एक साथ, ये इतनी कंट्रीज यूएसएसआर के अंदर आपकी टोटल 15 कंट्रीज थी। वैसे तो कहने को तो रशिया इनका मेंबर ही था, पर यहाँ पे डोमिनेंस किसकी चलती थी, रशिया की ही चलती थी। अब ये सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही, जब और ज़्यादा कंट्रीज इसमें जुड़ने लगी ना, तभी ये ज़्यादा पावरफुल हुआ है। पहले इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इतना पावरफुल हो गया सोवियत यूनियन कि कंट्री जो ये सोवियत यूनियन का था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गई, पर सिर्फ यूएसए से ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। तो ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते थे। अब अगर आ जाए कि यूएसएसआर के क्या फीचर्स थे, ठीक है, क्या जो है उसकी स्पेशलिटी थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो उनमें अब ये चीज़ें लिख के आनी है आपको। बेशक कहीं नोट कर लो, आपको अपने आंसर में लिख के आना, और ये आंसर बहुत बार आता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या अच्छी चीज़ें थी सोवियत यूनियन की। तो सोवियत यूनियन में क्या था कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स थे ना सोवियत यूनियन के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया था, बहुत आसानी से जो है कम्युनिकेशन हो जाते थे, आपके टेलीफोन्स वगैरह, सैटेलाइट वगैरह। हम भी देखते हैं ना, हमने रशिया से जो है सैटेलाइट वगैरह अपनी लॉन्च करवाई है, तो इस तरह से एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा थे, दूसरी कंट्रीज़ में भी पहुंचाए जाते हैं। जैसे हम बात करें ऑयल, अब भी हमारी कंट्री जो इंडिया है, वो कितना ज़्यादा ऑयल रशिया से, या जो कंट्रीज़ अब यहाँ से लिबरेट भी हो गई ना, मतलब फ्री हो गई, उनसे भी आयरन एंड स्टील। तो क्या क्या खासियत थी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का नेटवर्क था, एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। उन एनर्जी रिसोर्सेज में आपका ऑयल भी आता है, आयरन स्टील भी आता है, ठीक है। मशीनरी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो बिल्कुल, मतलब हम कहते हैं ना कि दूर दराज के एरिया तक भी कनेक्ट कर देता था, ऐसा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था यूएसएसआर का, ठीक है। एक ऐसी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब यूएसएसआर इतना एडवांस था कि वहाँ पे पिन से लेके कार्स तक सब कुछ वो अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर कर लेते थे, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इन पॉइंट्स को अपने अच्छे से एक एक करके लिख लेना, और ये ऐसे के ही ऐसे लिख के आने होते हैं आपको। पर देखो एक चीज़ देखो कि सब कुछ बना तो लेती थी पिन से लेके कार्ड्स तक, पर जो उनकी क्वालिटी थी ना, उनके मटेरियल की क्वालिटी, वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से मैच नहीं हो पाती थी, क्वालिटी थोड़ी लो थी। अब और क्या खासियत थी कि जो सोवियत स्टेट थी, वो अपने सभी सिटीजन्स को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देती थी, कि ये चीज़ें हर एक बंदे के पास होगी, जितने भी बंदे सोवियत यूनियन में रह रहे हैं, ठीक है। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके पास था। गवर्नमेंट ने ना बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी दे रखी थी हर चीज़ पे, मतलब ये लगा लो सब्सिडी मिलती थी, और लोगों को इतना कुछ पे नहीं करना होता था। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, चाइल्ड केयर पे, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स थी, मतलब सब कुछ लोगों के भले के लिए ही होता था। अब स्टेट ओनरशिप जो है डोमिनेंट थी, मतलब स्टेट का ही है, जो सब कुछ है स्टेट का है, स्टेट सब डिसाइड कर रही है, स्टेट ही देख रही है किसके पास क्या है, कितना कौन ऑन कर सकता है,
ठीक है, लैंड वगैरह सब कुछ स्टेट का ही था, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी किसी इंसान के पर्टिकुलरली ऐसे नाम नहीं थे, वो खरीद बेच नहीं सकता था, सब कुछ स्टेट का ही था। ठीक है। अब आप सोचोगे अपने मन में, यार इतना सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, फिर ये डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया, लोगों को प्रॉब्लम क्यों होने लगी। तो अब हम प्रॉब्लम्स ही तो पढ़ेंगे कि इतना अच्छा होने के बाद भी सोवियत यूनियन अपने आप में ही कैसे कमज़ोर हो गया। तो जो सोवियत सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बनने लगा और अथॉरिटेरियन बनने लगा। ठीक है, करप्शन बढ़ने लगी। क्यों करप्शन बढ़ने लगी, एक ही पार्टी थी, अब यार कोई अपोजिशन भी नहीं है कि ऐसे देख सके कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। और वो होता है ना कि पावर है इनके पास और लोग सब इनके अंडर में है, तो अपने ही रूल्स रेगुलेशंस चलाया करते थे। अब पता है क्या होता था, अब थी तो कहने को 15 कंट्रीज इसके साथ में, है ना, सोवियत यूनियन के, पर रशिया एक तरह से हेड था, रशिया डोमिनेट करता था 15 कंट्रीज। अब आप लगाओ, इंडिया हमारी एक कंट्री है, इसमें इतने सारे ट्रेडिशन है, लोगों की इतनी अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना, कल्चर है। तो वहाँ पे एक रशिया जो चाहता था वही सब इम्पोज होता था, जो छुट्टी रशिया में होगी वही सारी उसमें होती थी। तो ऐसे तो यार लोगों को हर्ट होगा, लोगों को बुरा लगेगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी, लोग अपना कुछ बोल ही नहीं पाते थे, जो मर्जी चलती थी जैसे चलती थी, सब कुछ स्टेट की ही चलती थी। स्टेट में कौन आ रहा है, जो हेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी चलती थी। डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, वो लोगों को वोट डालने का अधिकार थोड़ी था, और ना ही लोगों को कुछ बोलने का अधिकार था, जिस जो बोलता था उसको पनिशमेंट मिल जाती थी। तो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो थी ही नहीं। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, कार्टून्स बनाते थे, जोक्स कार्टून्स जो नहीं आते, आप सो सॉरी वाले, जैसे आपने टीवी पे भी देखे होंगे, इस तरह के कार्टून्स, अपना गुस्सा और अपनी डिससेटिस्फेक्शन उनमें जाहिर करा करते थे लोग। ठीक है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो थे सोवियत सिस्टम के, उनको रिफॉर्म की ज़रूरत थी, भाई कुछ नया लाना है, लोगों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, उस पर काम करने की ज़रूरत थी। ठीक है। अब मतलब जो एक ही पार्टी थी वो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो ही नहीं पा रही थी, मतलब वो अपनी चला रही थी, लोगों की मर्जी को कोई पूरा ही नहीं कर रहा था। तो यार लोग तो गुस्सा होंगे ही ना, अगर आप लोगों की बात कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं सुनेगा, अपनी अपनी मर्जी से चलाएगा, आप लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं मानेगा, आपके कल्चर को फॉलो नहीं होने देगा, आप पे बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल बनाएगा, तो आप लोगों को बुरा लगेगा ही, है ना। तो ऐसे ही सोवियत यूनियन के अंदर हो रहा था। अब यहाँ पे जैसा बताया कि रशिया वॉज ओनली ऑफ द 15 जो कि मतलब डोमिनेट करता था सब कुछ। ठीक है। अब वहाँ पे लोगों की जो फीलिंग्स है वो सप्रेस्ड होती थी सब कुछ। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स, तो ऐसे सब सोच रहे थे यार क्या फ़ायदा ऐसे में रहने का, देखो यूएसए वाले कितने बढ़िया हैं, उनके पास तो यार इतना सब कुछ अच्छा अच्छा है। अभी लोगों को थोड़ी थोड़ी इस चीज़ की भनक लगने ही लगी थी, उनको पूरी तरह से नहीं पता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सारे पॉइंट्स बना लेना, ठीक है, कि पीपल्स की एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो पाई थी, कैसे रशिया डोमिनेंट था। उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें और क्या प्रॉब्लम थी, कि जो सोवियत यूनियन था ना, वो कोशिश तो हमेशा करता था कि यूएस की जो टाइम टू टाइम अपने टाइम के साथ यूएस की टेक्नोलॉजी को मैच कर लूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया, पर पीछे ही रह जाता था वेस्ट की टेक्नोलॉजी से, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि ट्रांसपोर्ट और पावर में यूएसए से पीछे ही रह जाता था सोवियत यूनियन। ठीक है। साथ में जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस नहीं पूरा कर पाया। और उसी के साथ में 1979 में क्या हो गया कि सोवियत ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया था, इन्वेजन किया था अफगानिस्तान का, तो सारे अपने रिसोर्सेज वहाँ पे लगा दिए। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका सिस्टम जो है वीक हो गया। यहाँ पे लोगों की वेजेस तो बढ़ रही थी दिन पे दिन, पर जो है टेक्नोलॉजी दिन पे दिन गिरती जा रही थी। ठीक है। और वेस्ट से बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा था। और इसी की वजह से क्या है कि जो कंट्री के अंदर कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कि आप लाते ही कंज्यूम कर लेते हैं, या लोगों के जो है कंज्यूम करने के लिए होते हैं, उनसे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। तो वो कंज्यूमर गुड्स में शॉर्टेज आ गई, फूड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे करते करते जो इकोनॉमी है सोवियत यूनियन की 1970s के टाइम तक बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई, लैग करने लग गई। तो ये प्रॉब्लम्स आई आपकी सारी यूएसएसआर में। अब क्या कहते हैं, गॉर्बचेव और डिसइंटीग्रेशन। तो ये गॉर्बचेव था कौन, इसको क्यों डिसइंटीग्रेशन के लिए जो है ब्लेम किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कि मतलब क्या किया ऐसा गॉर्बचेव ने और क्यों इस बेचारे को
जो है ये बोला जाता है कि गॉर्बेचेव की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि जो है क्या क्या दिक्कत आई, कि सोवियत इकोनॉमी थी कैसी, कब बनी, वहाँ पे क्या क्या अच्छाइयाँ थी तो फिर क्या बाद में लोगों के साथ होने लगा। तो ये फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद गॉर्बेचेव के बारे में पढ़ेंगे हम कि गॉर्बेचेव ने कैसे क्या करा। देन उसके बाद में आ जाएगा कि हुआ क्यों डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। तो मिखाइल गॉर्बेचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनता है यूएसएसआर का। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में से ही 1985 में। कब बनता है? 1985 में। तो वो क्या कहता है कि अब ऐसा सिस्टम हो रहा है, लोगों में इतनी डिससेटिस्फेक्शन आ रही है, तो हमें जो है यूएसएसआर के अंदर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो तीन चीज़ें बताता है कि रिफॉर्म से क्या अचीव करेंगे, कि वेस्ट के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी से मैच करेंगे, और साथ ही साथ में हम जो है सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करेंगे। पर अब इस टाइम तक क्या था कि लोग ना बहुत ज़्यादा भड़कने लग जाते हैं, लोग अपनी गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे अब कि वो और ज़्यादा रहे, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सिस्टम दूसरा ज़्यादा कितना अच्छा है, और एक तो उनकी एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद एक से एक जो है डिस्टर्बेंसेस कंट्री में अकर होते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पर गॉर्बेचेव ऐसे कुछ नहीं कहते, इंटरवीन नहीं करते, और वो जो है अपने रिफॉर्म्स को ले आते हैं। ठीक है। रिफॉर्म्स लाने के बाद ही डेमोक्रेटाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं। और इस रिफॉर्म्स को जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने तो भाई अपोज किया था कि ऐसे रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए। तो फिर क्या होता है, एक कूप हो जाता है। कूप में क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उस प्रेसिडेंट को हटा देना। ठीक है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, वहाँ के लीडर्स वगैरह थे, ये उनके द्वारा ही ये कराया गया था 1991 के अंदर। और फिर क्या होता है कि मतलब बोरिस सॉरी गॉर्बेचेव को हटा दिया जाता है, और बोरिस येल्सिन जो है वो एक नेशनल हीरो की तरह एमर्ज होके आ जाते हैं। और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते थे कि ये जो ओल्ड स्टाइल की ये कम्युनिस्ट पार्टी है ये सब कुछ यहाँ पे रूल करे। ठीक है। इलेक्शन होते हैं, येल्स्टिन इलेक्शन जीत जाता है। अब तो सीआईएस जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, अब ये क्या था, ये एक टोटली सरप्राइज था जो अदर रिपब्लिक्स बने थे और जो सेंट्रल एशियन, जिन्होंने कहा था कि हम तो वहीं सोवियत यूनियन रहेंगे, मतलब या तो रशिया से जुड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो इतनी भी कंट्रीज लिबरेट हुई थी ना यूएसएसआर से, 11 या 12 कंट्रीज, उन्होंने अपना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया था। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और साथ में डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है। अब ग्रो होने के लिए ऐसे आ गए थे। उसके बाद जो एक्सक्लूजन था these republic was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS। अब ये क्या हो गया, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के सी फाउंडिंग मेंबर्स बन गए। मतलब जैसे रिपब्लिक्स जो है रशिया से बाहर आ गए थे, है ना, तो अब ये क्या हुआ, सीआईएस के फाउंडिंग मेंबर्स, इन्होंने तो अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। अब रशिया जो था, रशिया ने क्या किया, जितनी भी सोवियत यूनियन की जितनी भी जो है पोजीशंस थी वो सब कुछ इनहेरिट कर ली थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो पोजीशन थी वो यूएस ने सीट ले ली थी, सॉरी रशिया ने यूएन के अंदर उस सीट को ले लिया था। उसी के साथ साथ में जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी और कमिटमेंट्स थी सोवियत यूनियन की, उन सबको रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब रशिया ने अपने आप को सक्सेसर मान लिया था सोवियत यूनियन का। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स के मेजर्स जो हैं उनको कैरी करके यूएस के साथ में, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ये होता है कि हम आर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे, ये सब ट्रीटी वगैरह कर ली थी और पूरी तरह से रशिया ने जो है सोवियत यूनियन की जगह अच्छे से ले ली थी। और अब जो ओल्ड सिस्टम था सोवियत यूनियन का वो बिल्कुल डेड और ब्यूरिड हो गया था, मतलब दफना चुके थे अब उसको बिल्कुल ही। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब हमने पढ़ लिया कि क्या डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या सब हुआ। ठीक है। और यही पढ़ा ना हमने, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, ऐसे रिफॉर्म्स आ गए थे, लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। अब डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, क्या रीजंस आ रहे थे। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि लोगों के बीच में ऐसे जो है डिससेटिस्फेक्शन वगैरह हो गई थी, बट इसको अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
मैं इनके पॉइंट बनाते चल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, या आपको क्या प्रॉब्लम्स लगती थी कि जिस वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट किया है, इनको की पॉइंट्स बना के आप अपने आंसर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अब यार देखो, सोचने की बात आती है कि इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था तो एकदम से ऐसे डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया भाई, ये तो इतना बढ़िया था, कम्युनिज्म था, ये था वो था। ठीक है, तो उसी बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं कि क्या था। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है कि इंटरनल वीकनेस, जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, एक तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, उसके बाद लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। यार लोगों को इतना डिससेटिस्फेक्शन होगा तो कोई भी चीज़ रन थोड़ी कर पाएगी ऐसे। इकोनॉमिक स्टेगनेशन आ गई थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब खाने पीने की कमी हो गई थी, गुड्स अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्ट करना पड़ रहा था गुड्स को। अब ऐसी तो कोई भी जगह आप रहना पसंद नहीं करोगे कि आपकी वेजेस तो बढ़ रही है, पर वो वेजेस किस काम की जब आपके पास खाने पीने का सामान ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया और इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो सोवियत इकोनॉमी थी ना, उसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को न्यूक्लियर और मिलिट्री एसर्नल्स पे यूज़ किया। क्यों? ताकि डेवलपमेंट कर सके सैटेलाइट का ईस्टर्न यूरोप में, जो सोवियत सिस्टम था वहाँ पे, और जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी ना उनकी, तो वहाँ पे बहुत पैसा लगाया यूएस पे नज़र रखने के लिए, यूएस की टेक्नोलॉजी को मैच करने के लिए, और जो अफगानिस्तान के साथ जो वॉर करी, इन्वेजन करा, वहाँ पे लगा दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा जो है न्यूक्लियर असर्नल्स और मिलिट्री में इन्होंने लगा दिया। इस वजह से भी अब इकॉनमी पे बर्डन आ गया। अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम वॉर गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो हमारे पास कंज्यूमर गुड्स की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब उसी के साथ साथ में जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनको पता चल गया कि यार हमें तो बनाया जा रहा है बेवकूफ़, जो वेस्ट है ना वो हमसे ज़्यादा डेवलप, और वो लोग बहुत अपने चैन की रोटी खा रहे हैं, हमें तो पागल बनाया जा रहा है। तो अगर ऐसा लोगों को पता चल जाए तो क्या वो ऐसे सिस्टम में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जो है, लोगों को जब पता चला कि इतने साल से वो डेवलप है, हमें तो खामखा बोला जा रहा है कि बराबर है बराबर, और हम तो बल्कि उनसे आगे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लोगों को ये क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल शॉक लग गया। अब ऐसा भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में अच्छा होना डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। जो नॉर्मल पीपल थे ना, उनको तो ऐसे अलग अलग कर दिया जाता था, उनके लिए तो इतनी स्लो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करप्शन होता था एडमिनिस्ट्रेशन में। पर जो मेंबर्स थे पॉलिटिकल पार्टी के, वो तो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। ठीक है, वहाँ पे उनके पास सारी प्रिविलेजेस थी। तो ऐसा भी अगर लोग देखेंगे तो उनको फिर उसके बाद जो अगला था कोल्स, जिसको ब्लेम किया जाता है, वो होता है कि गॉर्बचेव के जो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने तो ये बोला था कि हम इन प्रॉब्लम से डील कर लेंगे। पर गॉर्बचेव के जो रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने हालांकि जो प्रॉब्लम थी ना उस टाइम लोगों की कि वेस्ट से मैच करना है और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लूज़ करना है, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। फिर भी जो है वो काम नहीं कर पाई। अब ऐसा क्यों है, इसके आंसर्स अभी तक क्लियर नहीं है। सोचा जा रहा है कि आगे जो हिस्टोरियंस आएंगे वो इसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। पर गॉर्बचेव के रिफॉर्म्स को ब्लेम किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में करे हैं, जिसकी वजह से अच्छे से वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो कुछ कहते हैं कि वो बहुत स्लो था। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमेशा से रहा है। उसी के साथ साथ में अगला पॉइंट आता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स, जैसे कि रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स। अब इसके अंदर 3 थे, इनको याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और अदर्स। ठीक है, इनको भी माना जाता है। अब देखो, जो कंट्रीज़ हैं वो सब चाहती हैं कि जो हमारा रूल रेगुलेशन है, हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है, वो सब कुछ फॉलो हो। ठीक है, ऐसे करके, और जो अपनी कंट्री के प्रति नेशनलिज्म की भावना आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल मूवमेंट्स करते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि सोवियत यूनियन का जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया है। तो ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ये थे कि डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ है। ठीक है, इनके अच्छे से पॉइंट्स बना लेना और उसके बाद इनको अच्छे से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो अच्छे से इनको पॉइंट्स को याद भी कर लेना। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब बात आती है कि डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या क्या रिजल्ट्स हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो निकल के आते हैं, इनके भी आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बनाने हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है,
5 मार्क्स में तो क्वेश्चन ये पूछ ही लेते हैं, ठीक है। आपको ये सब पॉइंट्स याद कर लो, उसके बाद जो है इसको एक्सटेंड करके आप खुद लिख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखो, अब एक बात बताओ, अब क्या चल रहा था, डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ, कोल्ड वॉर हुई ना। तो कोल्ड वॉर खत्म हुई, क्यों हुई, क्योंकि जो कोल्ड वॉर में दो कंट्रीज लड़ रही थी, अब एक खत्म हो गई, तो मतलब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर। तो क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म हो जाती है, जो इतने टाइम से जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी सोशलिस्ट सिस्टम के बीच में, कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच में, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब जो है शांति शांति फैल जाती है, ऐसे कोई ये नहीं था कि जो बार बार में अपने न्यूक्लियर वेपन्स की लड़ाई दिखा रहे थे, मैं सुप्रीम हूँ मैं सुप्रीम हूँ, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में पावर रिलेशन चेंज होते हैं। पावर रिलेशन कैसे चेंज होते हैं कि उस टाइम पे तो दो मेजर पावर्स थी, अब यूएस से बच जाती है, तो वर्ल्ड क्या बच जाता है, यूनिपोलर। यूनिपोलर होता है मतलब जहाँ पे एक सिंगल पोल हो, सिंगल पोल किसकी तरफ डोमिनेटेड था, यूएसए की तरफ, तो यूएसए क्या बन जाता है, एक सोल सुपर पावर बन जाता है। पर उसी के साथ साथ में जो है और इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इंटरनेशनल सिस्टम में से आने लगते हैं, और फिर जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाता है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एमर्ज होती है एज अ सुपर पावर। जैसे अगर हम बात करें चाइना की, जापान की, सब एमर्जिंग सुपर पावर्स है, और एक मल्टीपोलर सिस्टम जहाँ पे कोई एक डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है। हालांकि पहले जो यूएस है वो सोल सुपर पावर बन जाता था। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत पावरफुल हो गए थे डिसइंटीग्रेशन के बाद में। क्यों, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन किसका हुआ है, कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी का। तो लोग कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे। अब कैपिटलिज्म का अगर अपना पूरा सिस्टम अपनी कंट्री को बनाएंगे तो उनके लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कौन दे रहा था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई, क्यों, क्योंकि इनका मेन रोल था ये ट्रांजेक्शन कराने में, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सोवियत ब्लॉक था, अब सोवियत ब्लॉक जैसे कि मैंने बताया था 15 कंट्रीज से बना था, अब ये 15 कंट्रीज टूटी तो ये अलग अलग कंट्रीज हो गई। तो वर्ल्ड में क्या होता है, नई नई कंट्रीज एमर्ज होके आती है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट थी और अपना एक सिस्टम चला रही थी, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज, जो हमने पढ़ा था यूएस का पावर ब्लॉक था जो नाटो, उसको ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। और कुछ ने जो है अपना सीआईएस भी बनाया था। सीआईएस ऐसे नहीं है कि आप पर्टिकुलरली किसी आइडियोलॉजी के लिए, वो सिर्फ ट्रेड वगैरह के लिए और एक दूसरे का कॉपरेशन करने के लिए था, ठीक है। अब रशिया भी जो है अपने टाइज जो है वेस्ट के साथ बनाता है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का जो है फ़ायदा उठाती हैं, और रशिया के साथ भी टाइज बनाती हैं, और वेस्ट के साथ भी जो है कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। ऐसे था। उसके बाद ये आपके पॉइंट्स हो गए कि डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई, पावर रिलेशन में चेंज आया, यूएसए सुपर पावर बन गया, फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया, आईएमएफ जो है वो पावरफुल बन गया, और साथ ही साथ में जो है एमरजेंस हो गई नई नई बहुत सारी कंट्रीज़ की। अब बात आती है कि शॉक थेरेपी क्या था, ठीक है। अब शॉक थेरेपी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। तो ये शॉक थेरेपी क्या थी, और ये सिर्फ उन्हीं में हुई थी जहाँ पे पहले कम्युनिज्म था, ठीक है, उन वाली कंट्रीज़ में शॉक थेरेपी आती है। तो जैसे इसका नाम है शॉक थेरेपी, तो पहले डिसइंटीग्रेशन हुआ तो लोगों को शॉक लगा। अब उस शॉक के लिए अब उनकी इकोनॉमी ऐसी हो गई थी, वो कहीं जाने के लिए नहीं थे। तो जैसे मैंने बताया कि वो कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे थेरेपी की जाती है, बट दिस थेरेपी इज़ नॉट एक्चुअली द थेरेपी। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म जैसे कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद एक पेनफुल प्रोसेस होती है ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन समझते हो ना, चेंज की। जैसे कि एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था जहाँ पे जो है मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी, वहाँ से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है। पर यार जितना बोलना आसान है उतना एक्चुअली में आसान थोड़ी है। कोई इकोनॉमी को आप पर्टिकुलरली चेंज कर दोगे, वहाँ पे कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, और बहुत सब कुछ चीज़ें जो है वो आपकी चेंज होती है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, लोगों का सपोर्ट चाहिए, और बहुत सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब ये करा जा रहा था उन कंट्रीज़ में जो उसको कम्युनिज्म को मानती थी। अब ये किसके द्वारा किया जा रहा था, अब इतना पैसा इनको करने के लिए तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास ही हो सकता था, पर ये ऐसे ही थोड़ी देते हैं यार, इनको भी कुछ चाहिए। या तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, या कुछ भी कोलैटरल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। तो ये पेनफुल ट्रांजिशन जो था इस सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट को, इसको ही शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। इसकी फंडिंग करी थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने।
शॉक थेरेपी की जो है इंटेंसिटी जितनी थी और स्पीड जो थी वो वेरी करती थी कंट्री टू कंट्री में, ठीक है। पर इसकी जो डायरेक्शन थी कि जैसे ही काम कर रही है और जो कर रही है वो सब कुछ सिमिलर ही था, कि इसका एक ही मोटिव था जो था, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे कि अब जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को क्या बोला गया है कि आपको एक पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे जो है आपको शिफ्ट करना है। इसका मतलब है सोवियत की जितनी भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटी है, या जो कोई भी रूल्स रेगुलेशन है, आपको उन सबको छोड़ना पड़ेगा। प्राइवेट ओनरशिप ही आपका डोमिनेंट फैक्टर होगा, ठीक है। पैटर्न ओनरशिप का सब आपका प्राइवेट ओनरशिप होगा। उसके बाद कलेक्टिव फार्म्स जो थे वहाँ पे, पहले क्या होता था सोवियत सिस्टम में, लोगों के कलेक्टिव फार्म्स होते थे, वो खेती करते थे, उसके हिसाब से उन सबको पैसे मिल जाते थे, पर किसी का अपना लैंड नहीं था। तो अब प्राइवेट फार्मिंग होगी और एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ना ट्रांजेक्शन ने कोई मौका नहीं छोड़ा, या तो स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म या दूसरा ऑप्शन था आपके पास कैपिटलिज्म। इसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ये था शॉक थेरेपी का ट्रांजिशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो शॉक थेरेपी जो है इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज था। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, क्या एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, जैसे कि बाहर की कंट्री से क्या रिलेशन है, कैसा उनका ट्रेड चल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो शॉक थेरेपी में ये था कि आपको एफडीआई, फ्री ट्रेड रेजाइम है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है मेन इंजन्स थे, कि आपके यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो उससे कोई भी आप जो है टैरिफ नहीं ले सकते। टैरिफ क्या होता है, आपके टैक्सेस वगैरह होते हैं, आप उससे ना ही कोई टैक्स ले सकते हो ना ही कोई टैरिफ ले सकते हो। बिल्कुल ओपन अपनी इकोनॉमी को आपको करना होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ओपनिंग और डीरेगुलेशन कहते हैं, आपकी करेंसी जो है, करेंसी को कन्वर्ट करना होगा, मतलब करेंसी की कन्वर्टेबिलिटी, ये सब कुछ था। तो फॉरेन ओरिएंटेशन को, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन को भी चेंज कर दिया। जितने भी पहले के ट्रेड अलायंस थे उन सारे ट्रेड अलायंस को तोड़ना था। जैसे पहले जो कंट्री जिससे ट्रेड करती थी, अब देखो जो यूएसएसआर था ना, उसमें कंट्रीज आपस में एक दूसरे से ट्रेड करती थी और फुलफिल करती थी अपनी नीड्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे था जो इतने भी ट्रेड अलायंस थे उन ट्रेड अलायंस को तोड़ना है, और इन सारी कंट्रीज़ को डायरेक्ट अब वेस्ट से लिंक कर दिया था। ये जितनी भी कंट्रीज़ थी डायरेक्ट वेस्ट से लिंक थी। वेस्ट का जो सिस्टम था वो इन सब में एब्जॉर्ब होने वाला था। कैपिटलिस्ट ये बन गई थी, जैसा वेस्ट बोलेगा उस हिसाब से इन सबको चलना था। तो ये था हमारा शॉक थेरेपी। अब इस शॉक थेरेपी के बहुत ही बुरे जो है कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत बुरे आते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हो जाता है, कितना लोगों को सफ़र करना पड़ता है, और मतलब ये लगा लो सारा सिस्टम इतना बेकार हो जाता है, कंट्रीज़ की हालत ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। शॉक थेरेपी में क्या होता है कि जैसा प्रॉमिस किया जाता है कि भाई अगर शॉक थेरेपी करेंगे तो वेस्ट जैसा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि और जो इकोनॉमी है वो र्यूइन हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि रशिया में ही जो हमने पढ़ा था कि इतना वास्ट इंडस्ट्रियल नेटवर्क है, सब कुछ है, तो वो सारा कोलैप्स हो जाता है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। रशिया की 90% ऑफ इंडस्ट्री जो सब कुछ बनाती थी ना, पेन से लेके कार तक, वो जो है उनकी सेल होने लगती है, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी को उनको सेल करने लग जाते हैं। और जो ये सेलिंग हो रही थी अभी कुछ भी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं था, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में था। और इसी के बाद क्या होता है कि, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी, जो कोई इंडिविजुअल जो है डिसाइड करते हैं मार्केट्स में, ठीक है। उसके बाद जो ये इंडस्ट्री थी, रशिया का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एकदम से गायब सा हो जाता जो इतना अच्छा था। तो इसको कहा जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल, ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट गैराज सेल होती है। ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल इंडस्ट्री बिल्कुल, मतलब कि ऐसे जो होते हैं ना बिके हुए प्राइजेस पे बिकने लग रही थी, बहुत ही सस्ते में इन इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया जाता है। अब वहाँ के जो लोग थे ना उनको वाउचर्स दिए जाते हैं ताकि वो इन सेल्स में पार्टिसिपेट कर सके, पर यार लोगों के पास तो पैसा ही नहीं था, तो वो खरीदेंगे कैसे इंडस्ट्री को, चाहे सस्ते की हो चाहे महंगे की हो। तो उन्होंने ब्लैक में इन वाउचर्स को बेच दिया किसी किसी को जो मतलब खरीदना चाहते थे, जो पैसे वाले लोग थे उनको खरीद दिया ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। अब रशिया की जो करेंसी थी रूबल, अब रूबल की जो वैल्यू थी ना वो बिल्कुल गिर जाती है, ठीक है। रूबल की कोई वैल्यू नहीं रहती इतनी कि एक रूबल जो है वो डॉलर के बिल्कुल भी आसपास भी नहीं आ पा रहा था, ऐसे हो जाती है गिरने को, ऐसे समझ लो, ठीक है।
अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो लोगों ने जितनी भी थोड़ी बहुत सेविंग करी थी ना, वो सारी की सारी सेविंग तो उनकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम होता था कि एक साथ खेती करेंगे, फिर जितना जितना मेहनत करके उतना सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो सारा कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। तो रशिया बहुत ज़्यादा फूड को इम्पोर्ट कर रहा था। इतना तो जो हमने जब पढ़ा था कि फूड इम्पोर्ट हो रहा था 1989 के टाइम पे, उससे भी ज़्यादा जो है रशिया अब इम्पोर्ट कर रहा था। अब उनका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल डैमेज हो गया था, ट्रेड अच्छे से नहीं हो पा रही थी, और कोई भी अल्टरनेटिव इनके पास बचा नहीं था। अब रशिया में क्या चलता था? सोशल वेलफेयर का सिस्टम चलता था। ठीक है, सब्सिडीज मिलती थी। अब वो सब्सिडीज वगैरह सब जो है प्राइवेटाइजेशन में तो ख़त्म हो गई। तो अब जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो पेरी पेरी जो बिल्कुल ही कहते हैं ना, दूर दराज के एरिया, ऐसे कोने वोने पे वो वहाँ चले गए, और लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा गरीबी के अंदर आ गए। और हद से ज़्यादा लोग तो जो है माइग्रेट ही वहाँ से कर गए। माफिया आ गए जो अपनी चलाने लग गए। ठीक है, अपने ही उसमें कंट्रोल करने लग गए हर चीज़ों को। प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ आने लगी। ठीक है, पोस्ट सोवियत स्टेट्स, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो जो बाद की सोवियत स्टेट थी, स्पेशली रशिया जो थी, वो रिच और पुअर जो है रीजन्स में डिवाइड हो गई कि ये रिच लोगों का रीजन हो गया, ये पुअर रीजन लोगों का रीजन हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब देखो शॉक थेरेपी की वजह से कितना सब कुछ हो गया ना। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तो बन गए, पर सबके कॉन्स्टिट्यूशंस जो है इतनी जल्दी जल्दी में बनाने लगे कि मतलब लोगों की एस्पिरेशन यार उनमें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इतनी जल्दी थोड़ी बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहीं का बनाना है तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई लोग क्या चाहते हैं, कैसा उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या सब कुछ है। पर वो तो इतनी जल्दी में बना। ठीक है, पार्लियामेंट्स थी पर वो बहुत ज़्यादा वीक थी जो इलेक्ट करके बनाए। उसके बाद जो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन गए, अपनी चलाने लगे। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन गए। ठीक है, जैसे कि अगर हम तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उन्होंने बिना इलेक्शन के ही अपने आप को 10-10 साल जो है एक्सटेंड कर लिया कि अभी तो हम 10 साल और रूल करेंगे, हम ज़्यादा रूल करेंगे। ठीक है, अपोजिशन का कोई भी स्कोप था ही नहीं। ठीक है, जुडिशरी अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होनी थी जो कि नहीं हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि रशिया जैसी इकोनॉमीज़ थी, उन्होंने 2000s में आके थोड़ा सा रिवाइव करना स्टार्ट किया। और अब आप जैसे देख सकते हो कि रशिया किस पोजीशन पे है, तो इन्होंने अच्छा कमबैक करा है अपना, नो डाउट। बट अगर कॉन्सिक्वेंसेस पूछे जाए शॉक थेरेपी के, तो आपको ये सब कुछ लिखना है। जीडीपी डाउन चली गई, रिच पुअर में डिवाइड हो गए लोग, गैराज सेल हो गई, ये सब कुछ आपको लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं बने। उसके बाद ये इकोनॉमी जो है वो रिवाइव भी ऐसे हो पाई क्योंकि ये नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करती थी बहुत सारी कंट्रीज, तो मिनरल्स को भी। ठीक है, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थी, इस वजह से ये थोड़ी अमीर हुई। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो कंट्रीज थी ना, इनसे नेचुरल गैस की पाइपलाइन जो जाती थी, अब जहाँ जिस कंट्री से पाइपलाइन क्रॉस होती है तो इनको रेंट मिलता था, तो उस रेंट की वजह से भी इन्होंने अपना डेवलपमेंट जो है और मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट किया। ठीक है, तो ये थे शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस, या हम कह सकते हैं रिजल्ट्स क्या थे, और रिजल्ट्स क्या थे, बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। तो ये आपको मेंशन करने हैं। क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी पे। अब देखो ये तो पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा नहीं आएगा, ज़रूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन आए। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ऐसे ही फ्लो में, ताकि सब कुछ समझ में आए। अब उसके बाद बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक्स रहते हैं हमारे, और ये है टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि क्या क्या जो है इनके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, किस कंट्री के बीच में कैसे लड़ाई चल रही थी, कहाँ क्या हो रहा था, ये सब कुछ है। और फिर है इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की, इंडिया के रिलेशन कैसे थे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ। तो ये वाला तो इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स में ये है कि इतनी सारी कंट्रीज थी। ठीक है, सबके सेपरेट सेपरेट अपने जो हैं आइडियोलॉजीज होती थी, बहुत कुछ होता था। तो यहाँ पे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे तो उसकी वजह से टेंशन हो रही है। ठीक है, इन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा सिविल वॉर्स और जो है लड़ाई झगड़े विरोध होते रहते थे। अब जो है उसी के साथ साथ में इन्वॉल्वमेंट होती थी आउटसाइड पावर्स की, कोई ना कोई मतलब है जो भड़काना या कहना कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम लड़ाई करो, ऐसा भी बहुत कुछ यहाँ पे चलता रहता था। तो सबसे पहले बात करें तो रशिया में जो दो रिपब्लिक्स थे, चेचन्या और दगिस्तान, इसके अंदर जो है वॉयलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट, सेक्शनिस्ट मीन्स सेपरेशन की मूवमेंट्स हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट थी।
उसी के साथ साथ में तब मॉस्को ने चेचन रेबल से डील किया, तो उसका जो मेथड था वो बहुत ही ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट था। वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग्स कराई गई, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट का बहुत ही ज़्यादा वायलेशन हुआ, और जो इंडिपेंडेंस की लोग एस्पिरेशन रखते थे वो भी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, यहाँ से ना एमसीक्यू बन सकते हैं अगर बनेंगे तो। उसके बाद इन सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो तजाकिस्तान जो था उसमें सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर जो कंट्री के अंदर ही वॉर चलती रहती है, और वो 10 साल तक हुई, मतलब 2001 तक वो वॉर हुई, मतलब 1991 में वो कोलैप्स के बाद स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब बहुत सारे सेक्टेरियन मतलब रिलीजन के बेस पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे चलते रहे। अगर हम अजरबैजान की बात करें तो वहाँ पे नगोर्नो और कारबाग जो प्रोविंस है, वहाँ पे कुछ लोकल अर्मेनियाज थी। ठीक है, जो कि अमेरिका अर्मेनिया ज्वाइन करना चाहते थे। और ऐसे ही मतलब बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो जॉर्जिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है वो दो प्रोविंसेस से आ रही थी, जिसकी वजह से जो है सिविल वॉर हो गई। अब कंट्री के अंदर कोई प्रोविंस कहेगी हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अलग होना है, तो वॉर तो होगी है ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि सेपरेशन हो। फिर जो एग्जिस्टिंग रेजाइम्स थे यूक्रेन में, ठीक है, किर्गिस्तान में और जॉर्जिया में, उनके अगेंस्ट भी मूवमेंट्स हुई। फिर बहुत सारी कंट्रीज और प्रोविंसेस जो है रिवर वाटर के ऊपर भी फाइट कर रहे थे। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही थी। और जो आम लोग हैं, देखो कोई भी लड़ाई है या क्राइसिस आ रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड होते हैं वो होती है आम जनता। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हें पे पड़ता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो मतलब अपना निकल लेते हैं पैसे वैसे दे के, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सफ़र करते हैं पुअर पीपल एंड द मिडिल क्लास पीपल। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसकी वजह से उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया। अब सेंट्रल एशिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का जोन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है सेंट्रल एशियन जोन के बीच में, और जो आउटसाइड की पावर्स आ रही हैं या ऑयल कंपनीज हैं उनके बीच में। क्यों? क्योंकि सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज है, इसके आसपास मेरा कब्जा हो या इस कंट्री पे मेरा कब्जा हो, ऐसे होता रहता था। ठीक है, अब ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन रशिया के साइड में, तो रशिया चाहता था मेरी से दोस्ती रहे। रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया, इन सबके पास में था। अब 11 सितंबर 2001 के बाद जो यूएस था वो चाहता था कि इस रीजन में उसके मिलिट्री बेसिस हो, और जो गवर्नमेंट है, जितनी भी सेंट्रल एशिया की गवर्नमेंट है ना, उन सबको इसने पे कर दिया कि ताकि वो अपने बेस कैंप वहाँ पे बना सके। उससे एक तो क्या होगा, रिसोर्सेज से एक्सेस रहेगी। दूसरा, जो इसकी जो है एनिमी कंट्री है रशिया, एनिमी वैसे बोलना तो नहीं चाहिए ऐसे, पर एक तरह से आइडियोलॉजिकली लगा लो, तो वहाँ पे अगर आसपास में मिलिट्री बेस होंगे तो कभी भी अगर कंट्री अटैक करना चाहती है तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब जो है और अलाउ करता, पैसे दिए ताकि बेस हायर कर सके, साथ ही साथ में प्लेन्स को अलाउ करे उनकी टेरिटरी के ऊपर से। ठीक है, तब यूएस की वॉर हुई अफगानिस्तान और इराक के साथ। ठीक है, उसके बाद रशिया, वही जो मैंने बताया, वो चाहता था कि ये स्टेट जो है रशिया के पास में है, तो इन के ऊपर रशिया का ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए। चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ऑयल के रिसोर्सेज थे। ठीक है, तो चाइना ने भी बॉर्डर्स पे सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया ताकि वो इनके साथ ट्रेड कंडक्ट कर सके। अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पे जो है चेकोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया जो है बहुत शांति से जो है दो कंट्रीज में टूट जाता है। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, चेक्स और स्लोवाक्स इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। सबसे ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो बाल्कन रिपब्लिक्स में होते हैं, यूगोस्लाविया के बाल्कन रिपब्लिक्स में। ठीक है, 1991 के बाद में ये जो है टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कि क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हेर्जिगोविना। और ये अपनी अपनी क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो एथनिक सर्ब्स हैं उन्होंने इसको अपोज्ड किया। मेस्केरे हुआ नॉन सर्ब्स बोस्नियाज का। ठीक है, नाटो का फिर यहाँ पे इंटरवेंशन हुआ। नाटो किसकी, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। फिर यूगोस्लाविया पे क्या कर दी, बॉम्बिंग कर दी, और इसके बाद क्या है, इंटर एथनिक सिविल वॉर हो गई। तो ऐसे जो है बहुत सारी वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे इन रीजन्स में, और अब भी चलते ही हैं यार। यूक्रेन का वॉर देख लो या जो कुछ भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो आपको इन सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है,
इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर स्पेशली हम इंडिया के रिलेशंस को जो है रशिया के साथ पढ़ेंगे। तो एक बात देखना, इंडिया और जो रशिया है उनके बॉन्ड हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। रशिया ने इंडिया को बहुत बार सपोर्ट किया है और इंडिया भी जो है उसके मार्केट का बहुत ज़्यादा परसेंट जो है एक्वायर करता है। तो बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हैं इंडिया और रशिया के। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रशिया के साथ जो रिलेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इंडिया के जो इंडो रशियन रिलेशन जो हैं आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट। मतलब ये दोनों रिलेशन कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे बंधे हुए ट्रस्ट, एक हिस्ट्री है ट्रस्ट की और कॉमन इंटरेस्ट की, कि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, जो सामान्य इंटरेस्ट हैं, वो बहुत हद तक सेम भी हैं, ठीक है। पॉपुलर परसेप्शन से भी मैच है। ये कैसे है कि इंडिया के बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो हीरो है, जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, वो रशिया में लोग उन्हें बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो इनके शोज बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, ठीक है। शोज हो गई, मूवी हो गई, तो मतलब एक होता है ना कि जज्बा है वहाँ पे इंडियन बॉलीवुड का। वहाँ पे जो है अगर कोई जाता है रशिया तो आसानी से कोई भी हिंदी फिल्म का सॉन्ग है या कुछ भी है तो वो आराम से वहाँ पे सुन सकता है। उसके बाद आता है कि क्या कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जो रशिया और इंडिया के बॉन्ड को टाई करती है। तो अगेन ये एक आंसर है क्वेश्चन का। तो रशिया और इंडिया एक विजन शेयर करती है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब एक ऐसी जो है वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी सुपर पावर्स हो। सुपर पावर इन द सेंस कंट्रीज जो एमर्ज होकर आ रही है, ऐसे ना हो किसी एक का हो, ठीक है। उसके बाद को एग्जिस्टेंस, ये इसी में ही आता है कि सेवरल पावर्स का को एग्जिस्टेंस हो इंटरनेशनल सिस्टम में। कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, ये विजन है जो इंडिया और रशिया सेम शेयर करती हैं, ठीक है, इसलिए इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर एक कंट्री पे अटैक हुआ है तो ऐसा माना जाए कि वो सब पे हुआ है, और ऐसा इंडिया और रशिया मानते भी है, ठीक है। ग्रेटर रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो नेगोशिएट होने चाहिए उसके मतलब कि झगड़ा हुआ है तो भाई नेगोशिएट करके मान जाओ, ऐसे नहीं है कि वॉर हो जाए। उसके बाद सबकी कंट्रीज की अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी ही होनी चाहिए, आप किसी पर डिपेंड नहीं होने चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। यूएन जैसी बॉडी जो है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए। पता है जब इंडिया की बात आती है परमानेंट मेंबर में यूएन के अंदर, तब हमेशा जो है रशिया सपोर्ट लेता है इंडिया की। और इंडिया की और रशिया के 80 बाइलेटरल एग्रीमेंट्स है, 80 प्लस है वैसे तो, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 का ये पार्ट है, 80 बाइलेटरल एग्रीमेंट्स। उसके बाद इंडिया जो है कैसे बेनिफिट होता है इंडिया को रशिया के साथ, ठीक है। तो जैसे कि कश्मीर का इश्यूज है तो उस पे भी जो है रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया। रशिया इंडिया को बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है। ये तो हो गई कॉमन बात जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी ना, तो ये तो थी कॉमन चीज़ें। अब पढ़ रहे हैं कि इंडिया को कैसे बेनिफिट होता है। तो इंफॉर्मेशन शेयर करता है इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर जो है रशिया इंडिया को। उसी के साथ साथ में सेंट्रल एशिया से एक्सेस हो पाता है रशिया के थ्रू, इंडिया को ट्रेड में आसानी हो सकती है। और रशिया के थ्रू जो है चाइना के साथ रिलेशन बैलेंस हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो रशिया है वो स्टैंड करता है कि रशिया जो है ऐसे स्टैंड करता है कि उसको भी बेनिफिट होता है इस रिलेशन से। कैसे कि उसका जो आर्म्स मार्केट है, जो वेपन वगैरह का मार्केट है, उसमें जो इंडिया है उसका सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा हार्डवेयर है वो रशिया से आता है। ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, मतलब इंडिया जो है मोस्ट ऑफ द ऑयल रशिया से ही इंपोर्ट करता है। रशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ऑयल क्राइसिस के टाइम पे जो है असिस्टेंस मिली है उन्हें हमेशा। उसी के साथ साथ में इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, जिससे जो है रशिया को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। और रशिया की जो रिपब्लिक्स है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कॉपरेशन विद दीज रिपब्लिक। अब इन रिपब्लिक्स के साथ जो कॉपरेशन है वो इंक्लूड करती है साथ, देखो अगर हम किसी के साथ कॉपरेट कर रहे हैं तो हमारी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, ठीक है। पार्टनरशिप बिल्ड होती है, हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। साथ ही साथ में अगर दूसरी कंट्री को कुछ भी ना कुछ हमारी वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो वो इन रिटर्न कुछ प्रॉफिट हमारा भी तो कराएगी ना। तो ऐसे जो है अच्छे फ्रेंडली रिलेशन कंट्रीज के साथ बिल्ड होते हैं।
रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा असिस्ट किया है रशिया ने। जैसे हमें जब भी क्रायोजेनिक रॉकेट्स की ज़रूरत होती है तो हमेशा रशिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। और रशिया और इंडिया ने बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो ये चैप्टर था छोटा सा, हमने पढ़ा इंडिया के रिलेशंस के बारे में, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी पढ़ा, कैसे डिसइंटीग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी, ये सब कुछ पढ़ा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, मैंने तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। बात रही है बॉक्सेस की, तो इन बॉक्सेस को भी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ ये बॉक्स देखने होते हैं, किसी को नहीं देखने होते हैं, ठीक है। तो बस आपसे मैं इतना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करो। टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो।